सरकार मूवी में विजय ने पॉलिटिशियंस को हराया, मेरसल में सिस्टम को हराया, मास्टर में विलन्स को हराया और 2026 में रियल लाइफ में स्टैलिन को हराया। वो स्टैलिन जिन्होंने तमिलनाडु को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनाया, 12.5 ट्रिलियन का एफडीआई लाया और पॉवर्टी 22% से सीधा 2.2% पे लाई। तो आज हम देखेंगे कि रियल लाइफ में ये कैसे हुआ और ये इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए क्या मतलब रखता है। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं, जहां हम हर बड़ी स्टोरी के पीछे की इकोनॉमिक्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स और पावर को सिंपल लैंग्वेज में तोड़ के समझाते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये पक्का काम आएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका इस वीडियो से सीधा क्या लेना देना है, क्योंकि ये सिर्फ तमिलनाडु की कहानी नहीं है, ये इंडिया के हर वोटर, हर पॉलिटिशियन और हर पार्टी के लिए एक वार्निंग है। जो आज नहीं समझी तो कल कोई और इसका शिकार बनेगा। एमके स्टैलिन की गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में एप्पल का इकोसिस्टम बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 1.7 बिलियन डॉलर से सीधा 14.65 बिलियन डॉलर तक पहुंचे, वो भी सिर्फ 5 सालों में। टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, विनफास्ट सब तमिलनाडु में लाए। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से डबल होके जीएसडीपी अप्रॉक्स 6.62 लाख रुपीस हो गई। फिर भी वो हार गए और विजय जो एक एक्टर है, 2 साल पहले पॉलिटिक्स में आए थे, जिनके पास ना गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस था, ना कोई पॉलिटिकल पेडिग्री, फिर भी वो जीत गए। और ये आपको अगर अनकंफर्टेबल नहीं करता तो आप इस स्टोरी का असली पॉइंट मिस कर रहे हैं। सोचिए तमिलनाडु की जर्नी, क्योंकि ये स्टेट इंडिया का एक इकोनॉमिक मिरेकल है जो डेकेड्स की मेहनत से बना है। 1960-61 में तमिलनाडु इंडिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 8.7% नेशनल जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था और 2024-25 तक वो 9.4% पे पहुंच गया, सिर्फ 6% पॉपुलेशन के साथ। तमिलनाडु का पर कैपिटा इनकम 1960 में नेशनल एवरेज का 109% थी और आज वो 171% है, जबकि उत्तर प्रदेश 82% से गिर के सीधा 50.8% पे आ गया है। मतलब तमिलनाडु ने ना सिर्फ अपना हिस्सा बढ़ाया बल्कि बाकी इंडिया से काफी आगे निकल गया। द्रविडियन मॉडल, जिसमें सोशल जस्टिस, वेलफेयर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सब एक साथ चलते हैं, उसने ये पॉसिबल किया और स्टैलिन के 5 सालों में ये और भी ज्यादा एक्सेलरेट हुआ। 8.63% एवरेज ग्रोथ, 12.5% ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट और एप्पल इकोसिस्टम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक रिवॉल्यूशन। अब चलते हैं इस कहानी की गहराई में। स्टैलिन की गवर्नमेंट की सक्सेस को समझने के लिए देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया, क्योंकि इनका काम जेन्युइनली बहुत इंप्रेसिव था। इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैन्युफैक्चरिंग को चेन्नई से निकाल के पूरे स्टेट में स्प्रेड किया। नॉर्थ तमिलनाडु में टाटा जेएलआर, गोदरेज और हॉनहाई, साउथ में विनफास्ट, टाटा सोलर, ब्रिटानिया और योकोहामा टायर्स, वेस्ट और सेंट्रल में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओला और जबील। तमिलनाडु अब इंडिया में फैक्ट्रीज की संख्या में नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 41% नेशनल शेयर और अपैरल एक्सपोर्ट में 40% नेशनल कंट्रीब्यूशन। और एफडीआई जो पूरे इंडिया में स्लो हो रही थी, तमिलनाडु में फाइनेंशियल ईयर 25 में 54% बढ़ी। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, डेटा सेंटर्स, ये सब स्टैलिन के काल में हुआ। तो अगर गवर्नेंस का रिपोर्ट कार्ड देखो तो स्टैलिन A+ लेते हैं। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि गलत क्या हुआ और स्टैलिन इलेक्शन क्यों हार गए। टाटा, एप्पल, विनफास्ट, ये सब तमिलनाडु क्यों आए? सिर्फ लैंड या पॉलिसी की वजह से नहीं, वर्क फोर्स की वजह से। स्टैलिन की गवर्नमेंट के अंडर तमिलनाडु की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 44% थी, जिसमें 42% रजिस्टर्ड वुमन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स एम्प्लॉय करता था। ये पॉसिबल हुआ थूजी हॉस्टल्स की वजह से, अफोर्डेबल वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल जो रूरल माइग्रेशन को सेफ बनाते हैं, और वडायल पैनम स्कीम की वजह से वुमेन को फ्री पब्लिक बस ट्रेवल मिलती थी। ऊपर से नान मुधलवन स्कीम में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और एआई में ट्रेन किया। और एमएसएमई फॉर्मलाइजेशन में तमिलनाडु 39.1% पे था, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 16.5% था। ये वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने एप्पल को तमिलनाडु लाया, लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कॉस्ट ने स्टेट बजट को अंदर से खा लिया। और यहाँ आता है वो हिस्सा जो कोई नहीं बता रहा। तमिलनाडु की इकोनॉमी जितनी बड़ी थी, उसके पीछे एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। तमिलनाडु का रेवेन्यू डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.94% ऑफ जीएसडीपी तक पहुंच गया और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 29.2% ऑफ जीएसडीपी पर थी। और सबसे अलार्मिंग चीज थी 2025-26 में तमिलनाडु के रेवेन्यू रिसिप्ट्स का 63% सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर में चला गया, जैसे कि 28% सैलरीज,
21% इंटरेस्ट पेमेंट्स और 14% पेंशन में। मतलब हर 100 रुपए की कमाई में डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 37 रुपए बचा और बाकी 63% तो जाना ही जाना था। इस फिस्कल स्ट्रेस का सीधा मतलब था कि स्टालिन की गवर्नमेंट के पास वेलफेयर स्कीम्स का प्रॉमिस फुलफिल करने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही थी और वोटर्स ये फील कर रहे थे, भले ही नंबर्स उन्हें नहीं पता थे। अब आते हैं उस चीज पे जो डायरेक्टली वोटर्स को अफेक्ट करती है, वेलफेयर प्रॉमिसेस और उनकी डिलीवरी। कलंगर मगेलेर उरिमई थिट्टम स्कीम में 1.3 करोड़ वुमेन को 1000 रुपए मंथली दिए जाने का प्रॉमिस था। फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन इम्प्लीमेंटेड, स्कूल ब्रेकफास्ट स्कीम इम्प्लीमेंटेड। और जब अपोजिशन ने और ज्यादा मतलब 2000 मंथली फ्री अप्लायंसेस, ब्रॉडर कवरेज का प्रॉमिस किया तो स्टालिन की गवर्नमेंट के पास फिस्कल हेडरूम ही नहीं था कि वो कम्पीट भी कर सके। और यही विजय ने एक्सप्लॉइट किया, नॉट विद बेटर गवर्नेंस प्लान बट विद बिगर प्रॉमिसेस। क्योंकि तमिलनाडु का वोटर अब इतना डेवलप हो चुका था कि उसकी एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो गई थी और एक टाइटली स्क्वीज बजट वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है उत्तर प्रदेश से। 1960-61 में यूपी इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी जो नेशनल जीडीपी का 14.4% थी। तमिलनाडु फोर्थ था 8.7% के साथ। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह पलट गई है। तमिलनाडु 9.4% पे है और उत्तर प्रदेश 8.4% तक गिर गया। और पर कैपिटा इनकम में तो फर्क और भी ज्यादा स्टार्क है। तमिलनाडु 171% ऑफ नेशनल एवरेज है जबकि यूपी सिर्फ 50.8% पर है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यूपी ने एग्जैक्टली वो किया जो तमिलनाडु नहीं कर पाया, फिस्कल डिसिप्लिन। यूपी ने 2 डेकेड से ज्यादा टाइम लगाकर रेवेन्यू सरप्लस 2.4% से 2.6% जीएसडीपी मेंटेन किया और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर से डेलिबरेटली दूर रहे। उसी फिस्कल हेडरूम से 19.5% बजट केपेक्स में लगाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट। और रिजल्ट्स आ रहे हैं कि यूपी में एफडीआई 4 फोल्ड बढ़ी। स्टार्टअप्स में यूपी अब नेशनली 4th रैंक पे है और 2019 से 2023 के बीच यूपी के स्टार्टअप्स ने 67,694 डायरेक्ट जॉब्स बनाए, तमिलनाडु से 69% ज्यादा। मतलब दोनों स्टेट्स ने अलग रास्ते चूज किए। तमिलनाडु ने वेलफेयर चूज किया, उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, और दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। और ये कंपैरिजन डायरेक्टली विजय के सामने एक चॉइस रखता है। तमिलनाडु की इकोनॉमी बूम कर रही थी लेकिन स्टेट के बजट की अंदर की कहानी अलग थी। 2025-26 में तमिलनाडु के रेवेन्यू रिसिप्ट्स का 63% सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर्स में चला गया, 28% गवर्नमेंट सैलरीज, 21% इंटरेस्ट पेमेंट्स और 14% पेंशन। मतलब सिर्फ 37 रुपए में 100 रुपए की कमाई में डेवलपमेंट हो सकता था। और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को नई स्कीम यानी वीबीजी रामजी से रिप्लेस किया, जिसमें स्टेट्स को पहले के 10% की जगह अब 40% फंडिंग देनी पड़ती है। इसका मतलब तमिलनाडु पे 3,211 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन। जब बजट इतना टाइट हो तो नए वेलफेयर प्रॉमिसेस बनाना एक ट्रैप बन जाता है और उसी ट्रैप में स्टालिन फंस गए। अब देखते हैं विजय की विजय को, क्योंकि ये जेन्युइनली एक फैसिनेटिंग पॉलिटिकल स्टोरी है जो इंडिया में पहले कभी नहीं देखी गई। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. थालापति विजय, जिनका असली नाम है जोसेफ विजय, उन्होंने अपनी पूरे फिल्म करियर में एक कंसिस्टेंट नैरेटिव बिल्ड किया जो डायरेक्टली पॉलिटिकल था। सरकार मूवी में एक एनआरआई वापस आता है सिस्टम को चैलेंज करने। இதுதான் நம்ம सरकार। मेरसल में एक डॉक्टर करप्ट प्राइवेट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है। मास्टर में एक टीचर ब्रोकन इंस्टीट्यूट के अंदर जाके उसे ठीक करता है। और गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में एक लोन वॉरियर बाकी सबको हराता है। ஸ்குவாட் விட்டு போய் பல வருஷம் ஆச்சு, எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ये सिर्फ फिल्म्स नहीं थी, ये विजय का ब्रांड प्रॉमिस था, एक आउटसाइडर जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा है। और ये प्रॉमिस उन्होंने डेकेड्स में 100 मिलियन तमिलनाडु वोटर्स के दिमाग में प्लांट किया। और जब उन्होंने टीवी के यानी तमिलागा वेट्री कलगम लॉन्च किया तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ पहले महीने में पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए, क्योंकि तमिलनाडु का वोटर विजय को पहले से जानता था स्क्रीन से। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 0 था लेकिन ट्रस्ट कैपिटल एनॉर्मस था। और ये ट्रस्ट कैपिटल इलेक्शन में किसी भी एफडीआई नंबर से ज्यादा वैल्यूएबल रखता है। अब देखते हैं कि विजय की गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है, क्योंकि जीतना एक बात है और चलाना अलग। तमिलनाडु का एप्पल इकोसिस्टम बना लेकिन एक साउथ कोरियन कंपनी आंध्र प्रदेश चली गई, सिर्फ इसीलिए कि आंध्र प्रदेश ने उन्हें 99 पैसे में 1 एकड़ जमीन दी। वासंग जो एडिडास के लिए फुटवेयर बनाती है, उसने तमिलनाडु के साथ एक एमओयू साइन किया था लेकिन आंध्र प्रदेश की ऑफर पे शिफ्ट हो गई। ये एक एग्जाम्पल नहीं,
ये एक पैटर्न है। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर नारा लोकेश ने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट किया, जिसमें TCS का डील 90 मिनट्स में क्लोज हुआ और गूगल AI डेटा सेंटर 13 महीने में। तमिलनाडु का कंपटीटर अब सिर्फ चाइना या वियतनाम नहीं, उसका अपना नेबरिंग स्टेट है और विजय को इस कंपटीशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना वो स्टैलिन की जगह नहीं लेंगे, स्टैलिन की गलती रिपीट करेंगे। विजय ने स्क्रीन पे सब कुछ जीता, अब रियल लाइफ में जीतने का टाइम है। तो मेरा ये सोचना है कि स्टैलिन की हार गवर्नेंस फेलियर नहीं थी, ये फिस्कल ओवर एक्सटेंशन थी जो उन्हें अंदर से खाली कर रही थी, जबकि बाहर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। उन्होंने सही काम किए, इंडस्ट्री लाए, जॉब्स बनाई, पॉवर्टी घटाई, लेकिन वेलफेयर का जो धोखा दिया वो सस्टेन नहीं हुआ। और विजय की जीत गवर्नेंस कॉम्पिटेंस का प्रूफ नहीं है, ये ब्रांड ट्रस्ट और एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की जीत है। काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि डेमोक्रेसी में पब्लिक चॉइस ही सब कुछ है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि विजय ने जो प्रोमिसेस किए हैं, 75% जॉब रिजर्वेशन फॉर तमिल, मैसिव वेलफेयर एक्सपेंशन, अगर ये सब इंप्लीमेंट हुए तो तमिलनाडु की फिस्कल पोजीशन और खराब हो जाएगी और वो एप्पल बूम जो स्टैलिन ने बनाया था वो एक ही झटके में खत्म हो सकता है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि विजय की गवर्नमेंट के लिए पहले 2 साल हनीमून पीरियड होंगे, लेकिन 2028 तक वही फिस्कल स्क्वीज जो स्टैलिन को ले डूबा वो विजय के सामने भी आएगा और तब रियल गवर्नेंस का असली टेस्ट होगा। और अगर विजय ने यूपी से फिस्कल डिसिप्लिन और आंध्र प्रदेश से स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं सीखी तो 2031 में कोई और एक्टर तमिलनाडु की नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टोरी लिखेगा। एक लाइन में देखे तो तमिलनाडु ने प्रूव किया कि इंडिया में एक्सीलेंट गवर्नेंस और विनिंग पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें हैं और स्क्रीन से रियल लाइफ का सफर तभी कंप्लीट और मीनिंगफुल होता है जब गवर्नेंस भी उतनी पावरफुल हो जितनी की इमेज। और आपके लिए एक डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि क्या विजय की जीत इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है या वीकनेस, और क्या हम एक स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से प्रूवन एडमिनिस्ट्रेटर से एक एस्पिरेशनल आउटसाइडर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।